नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का जो टॉपिक हमारा चल रहा है समास का, उसी के आगे की क्लास लेकर आए हैं। हम जो समास का भेद हमने देखा, जो 6 समास होते हैं, 6 समास में लगभग हमारा 5वां समास जो चल रहा है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की हमने परिभाषा देखा और यह समझने का प्रयास किया कि कहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, बस उसी शब्दों को हमें एक व्याकरणिक ज्ञान के तहत अपने सब्जेक्ट को समझना है कि जो हम शब्द बोलते हैं वो कहाँ, कौन सा समास कैसे क्या होगा, उसी को बस हमें अपने जहन में, अपने आप में उसे बिठाना है। हम जो अध्ययन कर रहे हैं यह द्वंद्व समास का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने द्वंद्व समास में देखा, उसकी परिभाषा देखी और परिभाषा के साथ हमने बताया कि जो दो इसमें जो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में हाइफन के द्वारा यह अलग किए जाते हैं। कभी कभी बीच में हाइफन नहीं होता है, फिर भी देखने में एक होते हैं, लेकिन जब उसका हम समासिक विग्रह करते हैं और तथा वह जैसे शब्दों से हम इसको अलग करते हैं तो वहाँ वह उस स्थिति में द्वंद्व समास वहाँ पर होता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमने देखा कि समास, जो द्वंद्व समास होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। हमने इसमें देखा, इसमें 3 भेद होते हैं। अगर हम उसकी भेद की बात करें तो हमारा जो पहला द्वंद्व होता है वह इतरेत्तर द्वंद्व होता है। आज हम इसका जो समास का जो ये द्वंद्व का भेद है इसी का अध्ययन करेंगे और जो हम पहले इतरेत्तर द्वंद्व का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो दूसरा भेद होगा वह होगा वैकल्पिक द्वंद्व, उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद एक और द्वंद्व बचता है जिसे हम समाहार द्वंद्व के नाम से जानते हैं। आज इन्हीं तीनों का डिफिनेशन के साथ साथ हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो हम शब्द प्रयोग करते हैं ये कहाँ पर इतरेत्तर होगा, कहाँ पर वैकल्पिक होगा, कहाँ पर समाहार द्वंद्व होगा। आज हम ये जो यहाँ तक हम इसके पहले क्लास कर चुके हैं। आज हमारा जो हेडिंग होने वाली है समास का, जो द्वंद्व समास का भेद है, उसमें पहली हेडिंग होगी इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर इतरेत्तर द्वंद्व समास। आप लोग समझने का प्रयास करिए। जो यह समास होता है इसका जो हम अपने दैनिक जीवन पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसका हम व्याकरणिक अर्थ निकालते हैं तो उसी को बस हमको ज्ञान लेना है। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जो यह समास होता है, यह जो हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो ये इसका उच्चारण करते समय हमारे सामने शब्द जो आते हैं वो हम एक होते हैं, लेकिन जब हम उसका समासिक विग्रह करते हैं तो यह जो और तथा और वा के माध्यम से इसको अलग कर देते हैं। तो हम पहले इसकी परिभाषा देख लेती हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो इतरेत्तर द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग परिभाषा नोट करिएगा। परिभाषा है वह समास जिसके सभी पद, वह समास जिसके सभी पद एक समान महत्व रखते हैं या रखते हों, उसे इतरेत्तर द्वंद्व समास कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे वह समास, जो वह शब्द होते हैं जो दोनों एक समान शब्द रखते हैं, वह समास जिसके सभी पद एक समान महत्व रखते हों, उसे हम इतरेत्तर द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कौन से ऐसे शब्द हैं जो दोनों एक समान शब्द का बोध कराएंगे। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, जो इसको कैसे पहचाना जा सकता है, तो
तो पहला, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। कभी कभी पूर्व पद स्त्रीलिंग होगा और उत्तर पद पुरुष होगा। कभी पूर्व पद पुल्लिंग होगा तो कभी उत्तर पद जो है स्त्रीलिंग होगा। कभी दोनों स्त्रीलिंग होंगे, कभी दोनों पुल्लिंग होंगे। इसकी जो पहचान का तरीका है यह है, आप लिखिए पहचान। पहचान आप लोग नोट करिएगा, जहां कभी कभी पहला जो पद होता है स्त्रीलिंग होगा और जो उत्तर वाला पद होगा यह पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग। कभी पहला पद पुल्लिंग होगा और दूसरा पद स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग। और कभी दोनों पद स्त्रीलिंग पुल्लिंग होंगे। पुल्लिंग। कभी दोनों ही पद स्त्रीलिंग होंगे। स्त्रीलिंग। यह इसका जो पहचान करने का तरीका है किस समास का, तो आप बताएंगे इतरेतर द्वंद्व समास का। कभी पहला पद जो होगा स्त्रीलिंग होगा, दूसरा जो पद होगा पुल्लिंग होगा। कभी पहला पद पुल्लिंग होगा तो दूसरा पद स्त्रीलिंग होगा। कभी दोनों ही पद पुल्लिंग होंगे, कभी दोनों ही पद स्त्रीलिंग होंगे। और एक विशेष तत्व है, एक नोट है, आप लोग देखिएगा। अभी जो इससे बनने वाले शब्द होंगे, अभी हम इसको देखेंगे कि पहला पद कैसे स्त्रीलिंग हुआ तो दूसरा पद पुल्लिंग कैसे होगा। अभी इसको देखते हैं, तब तक आप लोग एक नोट है उसको नोट कर लीजिए। नोट देखिएगा, पदों का विग्रह करते समय, पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच, पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में और तथा एवं और वह का प्रयोग करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इसका नोट का क्या कह रहा है, जब ये जो इतरेतर द्वंद्व समास के जो उदाहरण होंगे, इसका जब हम क्या नाम है समासिक विग्रह करेंगे तो उसके बीच में और तथा एवं व जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे देखिए राधा कृष्ण, देखिए यह बोलने में तो एक होते हैं, लेकिन जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तो यह हो जाएगा राधा और कृष्ण। अब देखिएगा, अभी हमने बताया जो पहचान करने का तरीका था कि पहला पद स्त्रीलिंग हो सकता है, दूसरा पद पुल्लिंग हो सकता है। अब देखिए यह सामने आपके है, अगर जैसे कहें गौरी शंकर, गौरी शंकर, अब इसका विखंडन का आप लोग करिए तो यह होगा गौरी और शंकर। आप लोग नोट करते चलिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं और उदाहरण देखते हैं कि जो पहला पद अभी तो हम देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग है, दूसरा पद जो होता है पुल्लिंग है। अब ऐसे और देखते हैं कि जो पहला पद पुल्लिंग हो जाए और दूसरा पद स्त्रीलिंग हो जाए, और कभी कभी दोनों हो जाते हैं, कभी कभी दोनों ही पुल्लिंग होते हैं, कभी दोनों ही स्त्रीलिंग होते हैं। उन उदाहरणों को भी चेक करते हैं जो यह परिभाषा हमारी कह रही है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे
सीता राम। इसका समासिक विग्रह क्या होगा बताइए? यह होगा सीता और राम। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कहें, देखिए अब पहला पद, जो पहला पद है यह पुल्लिंग होने वाला है। शिव पार्वती, पार्वती। इसका समासिक विग्रह क्या होगा तो आप लोग बताइए? यह होगा शिव और क्या होगा? पार्वती, पार्वती। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कहें नाना नानी, इसका समासिक विग्रह करिए तो ये होगा नाना क्या होगा और नानी। अब देखिए, अभी तो हमने देखा कि दोनों, देखिए यहाँ जो पहले देखा स्त्रीलिंग बाद में पुल्लिंग, पहचान करने का तरीका ध्यान दीजिएगा। और फिर बाद में देखा पहला पद पुल्लिंग हो गया, दूसरा स्त्रीलिंग हो गया। अब देखते हैं कि दोनों ही स्त्रीलिंग जो वाले शब्द होते हैं वह क्या कैसे आते हैं, जो इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण कराते हैं। जैसे आगे लिखिए, जैसे कहें सीता गीता। देखिए यह जो दोनों पद है स्त्रीलिंग है, और इसका जब समासिक विग्रह होगा तो यह होगा सीता और क्या होगा? गीता, गीता। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कहें कविता सुनीता। देखिए सविता, कविता और सुनीता। यह जो दोनों पद ही स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। अब देखिए, अब ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो दोनों ही पुल्लिंग का बोध कराएंगे, जो इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग बताइएगा। आगे लिखिए, जैसे राम श्याम युधिष्ठिर। अब आप लोग इसको बताइए, इसका विखंडन करिए। जो इसका विखंडन होगा वह होगा, जो इसका विखंडन होगा वह होगा राम और श्याम और युधिष्ठिर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो और का प्रयोग 2 बार किया जा रहा है। फिर आगे देखिएगा, जैसे राम श्याम। देखिए दोनों ही पद पुल्लिंग है, इसका जो विखंडन होगा राम और श्याम। यह हमारा इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। एक दूसरा नोट्स है, उसको भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि जो हमारे गिनती के शब्द होते हैं वह जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं कि नहीं, आप लोग बताएंगे आते हैं। अब अगर हम पूछें कि क्या नाम है, यह किसके अंतर्गत आते हैं, जो इनके भेद होते हैं, तो आप लोग बताएंगे इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर एक नोट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2 आप लोग नोट करते चलिएगा। ऐसी संख्याएं जो लिखने में एक और बोलने में 2 प्रतीत
हूँ। जैसे आप लोगों के सामने कभी कभी एक संख्या आ जाती है, जैसे अगर हम बात करें जैसे 1 का 10। अब बताइए, अगर ये ऐसी संख्या आ गई कि सर बताइए कि 1 का 10 में कौन सा समास होगा, तब तो आप कंफ्यूज होंगे कि कोई भी समास आता है तो बीच में द्वंद्व क्या नाम हाइफन का प्रयोग होता है, तो वहाँ द्वंद्व होता है। यहाँ पर तो नहीं आया है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि इसको समझिए। ऐसी संख्याएं जो लिखने में 1 हों, बोलने में 2 प्रतीत होती हैं। लिखेंगे तो आपको 1 लगेगा, लेकिन जब उसका उच्चारण करेंगे तो वह 2 प्रकार 2 आपको होगा 2 प्रतीत होगा। तो जैसे 1 का 10 आप लोग लिखेंगे 1 और 10। देखिए लिख तो दिए 1 है, एक ही शब्द हम, लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, समासिक विग्रह कर रहे हैं, तो यह 2 हो जा रहा है और बीच में और आ रहा। अभी हमने इसको क्या नाम है, जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं कौन सा शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हमने बताया। देखिए और इसमें आ गया, जैसे अगर हम कहें 24, अब इसका समासिक विग्रह आप लोग बताइए, तो बताएंगे 4 और क्या आएगा, आप लोग बताएंगे 20। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम कहें 36, क्या होगा 36। अब बताइए 36 में क्या होगा, आप लोग बताएंगे 6 और 30। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम कहें 120, अब आप लोग इसका समासिक विग्रह करिए, तो आप बताएंगे 100 और 120। इस प्रकार से जो हमारे गिनती के शब्द होते हैं वह किसके अंतर्गत आएंगे, तो आप लोग बताएंगे इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। यह जो हमारा द्वंद्व समास का पहला भेद था। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा भेद है वह क्या कहना चाहता है उसको देखते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए और हम दूसरा लिखते हैं। हमारा जो दूसरा हेडिंग होने वाली है वह होगी वैकल्पिक। वैकल्पिक का एक दूसरा भी नाम है, वह भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वह होगा एक शेष द्वंद्व समास। इसको समझने से पहले हम इसकी एक परिभाषा है उसको भी नोट कर लेते हैं, फिर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा हमारी जो कह रही है वह है वह समास जिसके पदों में विकल्प, वह समास जिसके पदों में विकल्प का बोध हो, अर्थात आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, अर्थात जहाँ 2 या 2 से अधिक में से एक का चुनाव करना पड़े उसे कौन सा समास कहेंगे, तो आप लोग बताएंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। वह समास जिसके पदों में विकल्प का बोध हो, अर्थात जहां 2 या 2 से अधिक में से एक का
चुनाव करना पड़े वहाँ पर कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। अभी आप लोग इस परिभाषा में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन हम इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान जैसे ही हमारे सामने आएगा और जो क्या नाम है इसकी परिभाषा क्लियर होती चली जाएगी। पहचान आप लोग नोट कर लीजिए। पहचान जैसे जहां विलोम शब्दों का समूह ये हमारा पहला पहचान है। अब दूसरा पहचान क्या देख लेते हैं। यदि दो क्रमागत संख्याएं योजक या योजन चिन्ह से जुड़ी हो। अब देखिए यह जो पहचान है यह परिभाषा को स्पष्ट करती है कि मतलब कोई ऐसा शब्द आ जाए उसमें जो क्या नाम है विलोम शब्दों का बोध होने लगता है, तो वहाँ पर क्या नाम है वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। जैसे अगर हम कहें हानि लाभ, देखिए यहाँ पर जो हानि और लाभ कहने से हमें क्या नाम है विलोम शब्दों का बोध होता है। जैसे हम कहें माता पिता, जैसे अगर हम कहें तीन चार, जैसे कहें पाप या पुण्य, पाप पुण्य, जो ऐसे शब्द आ रहे हैं वह जो वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। अब हम क्या नाम है एक नोट है उसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम इसको मिटा रहे हैं तो इसके बाद यहीं पर लिख लेते हैं। आप लोग नोट करिएगा, नोट करिए। जैसे पदों का विग्रह करते समय, जब पदों का हम विग्रह करते हैं, करते समय पदों के बीच में या अथवा जो क्या नाम है वैकल्पिक द्वंद्व समास के जो उदाहरण आएंगे उसका जब हम विग्रह करेंगे तो उसके अंतर्गत या अथवा शब्द जरूर देखने को मिलेगा। वह तब जाके किसके अंतर्गत आएगा, तो आप लोग बताएंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। का प्रयोग करते आप लोग। अब हम इसके मिटाते हैं। जैसे अगर कहें, जैसे आप लोग नोट करिए लाभ हानि, यह देखिए जो ये शब्द आ रहे हैं यह विलोम शब्दों का बोध कराते हैं, और इसका समासिक हम जब विग्रह करते हैं तो यह होगा लाभ या हानि। देखिए यहाँ पर या जो शब्द यहाँ मिल रहा है इसीलिए किसके अंतर्गत जाएगा, तो आप लोग बताएंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास। जैसे कहें दिन रात, इसका समासिक विग्रह आप लोग करिए, तो आप लोग करेंगे तो यह आएगा दिन या रात। क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे दिन या रात। फिर आगे देखते हैं तो यह होगा जैसे कि पाप पुण्य, इसका जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा पाप या पुण्य। क्या होगा, तो आप बताएंगे पुण्य। इस प्रकार से जो यह क्या नाम है समास होता है, हमने पहचान देखा, परिभाषा देखा, और ये जो ये शब्द आएंगे जिसमें क्या नाम है द्वंद्व समास रहेगा, वो जो क्या नाम है विलोम शब्दों का बोध कराएंगे। जैसे ही विलोम शब्दों का ये शब्द बोध कराने लगेंगे वह वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जो द्वंद्व समास का तीसरा भेद है जिसे हम समाहार द्वंद्व के नाम से जानते हैं, उसको देखते हैं, उसकी परिभाषा को नोट कर लेते हैं।
कुछ बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कुछ कंजूस ऐसे बच्चे हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो तीसरा हेडिंग होने वाला है, द्वंद्व समास का जो भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, यह होगा समाहार द्वंद्व समास। इसको समझने से पहले हम इसकी परिभाषा भी साथ में नोट ही कर लेते हैं। परिभाषा नोट करने के बाद हम फिर इसको पहचान करने का तरीका देख लेते हैं। फिर इसके बाद एक नोट है उसको भी नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे यह समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। तो हमारा जो परिभाषा कह रही है उसको देखते हैं। वह समास जिसके पदों में वस्तुओं प्राणियों के संपूर्ण संग्रह का बोध होता है तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। यह जो समास कह रहा है, यह कह रहा है कि क्या नाम है कि वह समास जिसके पदों में वस्तुओं या प्राणियों के संपूर्ण संग्रह का बोध होता है, उसे हम समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखते हैं, इसकी पहचान कर लेते हैं। जैसे ही पहचान करेंगे तो जो इसके उदाहरण होगा, जो हम अपने दैनिक जीवन में शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो तुरंत ही आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से खुल जाएंगे। पहचान देखिए, जहां सार्थक निरर्थक पदों का समूह। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि क्या नाम है, यह किसके अंतर्गत आता है। तो कुछ शब्द हैं, अब जैसे कहें कि पहचान करते ही हमें सामने नजर आता है कि कोई भी शब्द होगा, पहला शब्द सार्थक होगा, दूसरा ही निरर्थक होगा। तो कौन कौन से ऐसे शब्द होंगे जो सार्थक होंगे और निरर्थक होंगे का बोध कराएंगे। जैसे हम कहें दाल वाल, नहीं, हम कहते हैं कि दाल वाल। देखिए, दाल जो है एक सार्थक शब्द है, लेकिन वाल कोई शब्द सार्थक नहीं है। इसीलिए जो हम ये शब्द होता है यह किसके अंतर्गत आएगा, तो आप लोग बताएंगे समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आएगा। कुछ और भी शब्द हैं, आप लोग उसको बताइए कमेंट में। जैसे अगर हम कहें दूसरे शब्द की बात करें, जैसे कहें भैंस तो होता है दोस्तों, वैस क्या होता है। और कुछ और भी शब्द हैं, अगर हम कहें कि नानी वानी, जैसे है नानी, हम कहते हैं जल्दी में कहते हैं नानी वानी घर जाना है। वानी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये निरर्थक है। जैसे ही ये निरर्थक शब्दों का बोध होता है, वैसे ही किसके अंतर्गत आएगा, तो आप लोग बताएंगे समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आएगा। आप लोग इसका पहचान जरूर नोट करिएगा। और एक नोट है उसको भी नोट कर लेते हैं कि अगर हम इसको ये जो शब्द होते हैं इसका विग्रह करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे देखिए, विग्रह करते समय निरर्थक पदों को हटाकर उसके
स्थान पर आदि, उसके स्थान पर आदि शब्द लिखते हैं। जैसे जो हम कहते हैं नानी वानी, लेकिन जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसका समासिक विग्रह कैसे करें। उसका समासिक विग्रह करने से पहले इसको आप ध्यान रखिए, विग्रह करते समय निरर्थक पदों को हटाकर उसके स्थान पर आदि शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अब देखते हैं कैसे, तो हम इसको मिटाते हैं और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आप लोग नोट करिएगा। जैसे कहें चाय और वाय, ये देखिए जो दूसरा शब्द है यह निरर्थक है, पहला शब्द सार्थक है, लेकिन जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तो यह होगा चाय आदि। देखिए अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहें भैंस वैस, यह देखिए निरर्थक शब्द है, लेकिन हम इसका जब समासिक विग्रह करेंगे तो वैस को हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा भैंस आदि। जैसे हम कहें नानी वानी, अब हम इसका समासिक विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा नानी आदि। यह जो समाहार द्वंद्व समास का जो पहचानने का पहला तरीका था कि कोई भी शब्द आएगा उसमें निरर्थक शब्द आ जाएंगे, लेकिन एक और पहचान करने का तरीका है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसको नोट करते हैं। इसको मिटा रहे हैं और दूसरा देखते हैं। अब पहचान करने का दूसरा तरीका नोट करिए आप लोग। जहां समाज में एक साथ, इसको नोट करिएगा, एक साथ बोले जाने वाले शब्दों का समूह अब देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो समास में लगातार ही बोले जाते हैं, तो आप लोग लिखिए। जैसे तन मन धन। अब हम इसका समासिक विग्रह कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो आप लिखिए इसका एक नोट है, उसको भी नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण देखते हैं। नोट करिए नोट, क्योंकि ये जो शब्द आते हैं उसका समासिक जब विग्रह करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए उसको भी देख लेते हैं। तो आप लिखिए पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में अर्ध विराम। अब देखिए क्या नाम है, अर्ध विराम लगाकर अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। ठीक है। जब यह जो क्या नाम है कुछ ऐसे शब्द आते हैं इसके अंतर्गत जो समाज में बोले जाते हैं, लेकिन वह एक साथ आते हैं, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय उसमें क्या नाम है अर्थ विराम का प्रयोग करते हैं और अंत में आदि का प्रयोग कर देते हैं। उदाहरण
जैसे अगर बात करें उदाहरण जैसे तन मन धन। अब इसका समासिक विग्रह क्या होगा तो आप बताएंगे तन मन धन आदि। क्या होगा आप बताएंगे आदि, क्योंकि यहाँ आदि कह रहा है। पहचान करने का तरीका जैसे कहें दाल दाल रोटी। अब इसका समासिक विग्रह करिए आप लोग, यह हो जाएगा दाल रोटी आदि। उसके बाद एक और है हाथ पैर। अब इसका समासिक विग्रह करिए तो हो जाएगा हाथ पैर आदि। इस प्रकार से हमारा जो द्वंद्व समास है हमने उसको देखा, पहचानने का तरीका भी सीखा, और द्वंद्व समास के जो 3 भेद होते हैं उसको हमने समझने का प्रयास किया कि इतरेत्तर द्वंद्व कहाँ होगा, वैकल्पिक द्वंद्व कहाँ होगा, और क्या नाम है समाहार द्वंद्व कहाँ होगा। इसको हमने देखा। और इसके बाद एक समास और बच जाता है, वह है अव्ययी भावय समास। पढ़ाने के लिए तो लोग 5 मिनट में अव्ययी भावय समास खत्म कर देंगे, लेकिन हम आपके सामने डीपली लेकर आए हैं इसलिए कि मैं आपको बेहतर से बेहतर दे सकूं, जिससे आपका जो बनने वाला प्रश्न है गलत ना हो। इसीलिए जो मेरी क्लास डीप जा रही है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास इसका जो व्याकरणिक ज्ञान है आपको पहुंचा सकूं। इसीलिए हम जो अव्ययी भावय समास की जो क्लास होगी वह कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।